अब सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ जहां पर हमें दिखाया जाता है रेगुलस, जो कि वहां का गार्डियन होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि चुन यूसिंग जो होता है वो अपनी सोल चेजिंग सोर्ड आर्ट स्किल को एक्टिवेट करके उस रेगुलस के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो रेगुलस के पास पहुंचता है तो रेगुलस भी अपनी काउंटर स्किल को एक्टिवेट कर देता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि रेगुलस भी अब उसकी सोल चेजिंग सोर्ड आर्ट टेक्निक को इस्तेमाल करके उसी के ऊपर हमला करने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि चुन यूसुंग और रेगुलस की बहुत ही ज्यादा भयंकर फाइट जो है वो शुरू हो जाती है और फिर चुन यूसुंग अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये गार्डियन हमेशा से मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता था। फिर वो सोचता है कि रेगुलस एक ऐसा प्रतिद्वंदी है जो कि अपने अपोनेंट की सभी स्किल्स को कॉपी करके उसे दोगुना करके अपने अपोनेंट के ऊपर मारता है। फिर चुन यूसुंग अपने मन में सोचने लग जाता है कि जिन्हों और उस एडमिनिस्ट्रेटर ने तो रेगुलस के उस क्लोन को बड़ी आसानी से हरा दिया, तो आखिरकार मैं ही पीछे क्यों हट रहा हूं। और जो वो ऑपरेटर गाय है उसने तो सिर्फ एक ही अटैक के अंदर उसको हरा दिया था, तो आखिरकार मैं ही कमजोर क्यों हूं। और फिर ये बात सोचकर जो चुन यूसुंग होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो कैंग जिनुक को कभी भी कैचअप नहीं कर पाएगा। फिर वो अपने दिमाग में ही एक फ्लैशबैक सोचने लग जाता है जिसमें उसकी मास्टर सोल चेजिंग सेइंग उसको बता रही होती है कि चुन यूसुंग तुम्हारी जो लड़ाई है वो किसी और से नहीं बल्कि अपने ही पास्ट वर्जन से है, तो तुम्हें अपने आप को ही पार करना होगा। और ये बात याद करने के बाद चुन यूसुंग थोड़ा सा शांत हो जाता है और अपने मास्टर को थैंक यू बोलता है मन में ही और फिर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक के साथ रेगुलस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। और हम लोग देखते हैं कि वो इतना ज्यादा पावरफुल अटैक करता है रेगुलस के ऊपर जिसकी वजह से रेगुलस उस एक अटैक से ही वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है और हमें पता लगता है कि उन्हें शाओपाई फोर्ट्रेस के अंदर जाने का जो अथॉरिटी है वो मिल गई है। और फिर हम लोग देखते हैं कि चुन यूसुंग अपनी तलवार को देखता है और उसकी तलवार भी उस लास्ट अटैक की वजह से वहीं के वहीं टूट जाती है और चुन यूसुंग अपने मन में सोच रहा होता है कि कोई बात नहीं, इतने अच्छे लेसन के लिए बहुत ही सस्ती कीमत है। फिर हम लोग वो दिखाया जाता है जिन्हों को जो कि उसके पीछे होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि वाओ ये तो बहुत ही ज्यादा क्लोज था, लेकिन एंड में उसने कर ही दिखाया। वैसे मैंने तो बहुत ही ज्यादा इजिली विन को प्राप्त कर लिया था क्योंकि मैंने अपने रिफ्ट स्टैट का इस्तेमाल किया था, लेकिन चुन यूसुंग ने अपने पूरे एफर्ट की वजह से ही इस जीत को हासिल किया है, ये बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। फिर हम लोग देखते हैं कि जो ओनर डाउल होता है वो भी उनकी तारीफ करते हुए बोलता है कि इनक्रेडिबल, रेगुलस को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उसके पास दूसरों की स्किल को कॉपी करने की एबिलिटी होती है। इसको तुमने हरा दिया, इसका मतलब ये है कि तुम थोड़े टाइम के अंदर ही बहुत ही ज्यादा ग्रो हो गए और तुम ही दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर हो अभी के टाइम पर टावर ऑफ ट्रायल में। इससे मैं तुम दोनों की पोटेंशियल का पता लगा सकता हूं कि तुम दोनों में वो पोटेंशियल है या नहीं कि तुम टावर ऑफ ट्रायल को क्लियर कर सको। और मैं इस डिसीजन पर पहुंचा हूं कि तुम लोग अभी काफी नहीं हो, तुम दो लोगों के स्ट्रॉन्ग होने से तुम टावर ऑफ ट्रायल को क्लियर नहीं कर सकते। और ये बात जिन्हों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। और अब सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ जहां पर हम लोग देखते हैं एलिस को जो कि प्लेट उठा रही होती है गैब्रियल की और गैब्रियल खाना खा रही होती है बहुत ही ज्यादा। एलिस बोल रही होती है कि वाओ तुमने तो बहुत ही ज्यादा खाना खा लिया और जो गैब्रियल होती है वो बोलती है वाओ मुझे तुम जैसे लोग बहुत ही ज्यादा पसंद है और तुम्हारा खाना भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एलिस तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की हो, तुम्हारे जैसे लोग मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है क्योंकि तुम जिससे प्यार करती हो उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। लेकिन याद रखना प्यार एक ऐसी ताकत है जो किसी गलत आदमी के हाथ में लग गई तो वो दूसरे को तबाह भी कर सकती है, ये दो तरफा तलवार के जैसा ही होता है। और कैंग जुनुक बहुत ही ज्यादा लकी है कि उसके पास तुम्हारे जैसी लड़की है जो उससे इतना ज्यादा प्यार करती है। और ये बात सुनने के बाद जो एलिस होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि ये सारी बकवास को बंद करो और हमारे कॉन्ट्रैक्ट को मत भूलना। और ये बात बोलने के बाद जो गैब्रियल होती है वो बोलती है मैं नहीं भूलूंगी तो तुम भी मत भूलना, और हाँ प्यार बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है तो उसे संभाल कर रखना। और ये बोलते ही जो गैब्रियल होती है वो उस पोजेशन को छोड़ने लग जाती है जो उसने कैसी के ऊपर किया होता है और वो बहुत ही ज्यादा चमक के साथ वहां से चली जाती है। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो पोजेशन है वो डिसेबल हो जाता है और जो कैसी होती है उसको उल्टी सी आ रही होती है। और जो एलिस होती है वो थोड़ी सी स्माइल करती है उस एंजल की तरफ देखकर और वो बोलती कि बहुत ही ज्यादा शाइनी तरीके से जाते हैं, कुछ भी करते हैं बहुत ही ज्यादा शाइनी तरीके से करते हैं। तो अब सीन शिफ्ट हो जाता है म्यूरिन की तरफ जहां पर हम लोगों को दिखाई जाती है बीक शोलिन जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है और उससे मिलने वहां पर कोई आ जाती है जिसको बीक शोलिन प्रणाम कर रही होती है। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि कोई और नहीं बल्कि सोल चेजिंग सेयुंग ही होती है और वो बोलती है बीक शोलिन से ओह तो तुम ट्रेनिंग कर रही थी क्या। और जो बीक शोलिन होती है वो बोलती है सोल चेजिंग सेयुंग से कि आपको यहाँ पर क्या ले आया। और सेयुंग बोलते कि क्या मतलब, क्या मैं यहाँ पर सिर्फ काम से ही आ सकती हूँ।
फिर वो बोलती है कि इस एम्पायर के साथ सीज फायर होने के बाद जो मेरा बेस्ट पीपल है वो मुझसे कांटेक्ट ही नहीं कर रहा। इस बूढ़ी लेडी के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा बोर हो रही थी। तो क्या मैं अपनी क्यूट शोलिन से मिलने भी नहीं आ सकती क्या? ये क्या बात हुई बता? मैं जब भी आती हूँ तो तुम ट्रेनिंग ही कर रही होती है और मुझे बाकी के 5 ग्रेट क्लैन के चिल्ड्रन यहाँ पर क्यों नहीं दिखाई दे रही? और जो बिग शोलिन होती है वो बोलती है कि आपके जैसे एक मार्शल आर्टिस्ट आखिरकार इतनी ज्यादा लेजी कैसे हो सकती है ट्रेनिंग के मामले में। और फिर जो सोल चेजिंग सेविंग होती है वो अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल होनी चाहती हो बिग शोलिन, ताकि तुम चुन युसिंग के साइड में खड़ी हो सके, उसके साथ फाइट कर सको। क्यों? मैं सही सोच रही हूँ ना? तभी बिग शोलिन बोलती है तो फिर क्यों ना आप इस क्यूट सी गर्ल को कुछ सिखा दे। हाँ मास्टर। और सोल चेजिंग सेविंग अपने मन में सोच रही होती कि मैं समझ रही हूँ तुम्हारी सारी बातें। और फिर वो बोलते कि ठीक है, मैं इसको कंसीडर करूंगी, जब मैं माउंट मोआ को छोड़ूंगी तब मैं तुम्हें भी ट्रेन कर दूंगी। और वो ये बातें बोल ही रहे होते लेकिन तभी उसके पाँव के नीचे एकदम से ही कोई पोर्टल सा खुलने लग जाता है और उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन तभी हम लोगों को पता चलता है कि उसको इनविटेशन मिला है और उसको कहीं पर समन किया जा रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एकदम से इमेजिनरी डायमेंशन के अंदर आ जाती है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये क्या जगह है और ऐसी जगह टावर ऑफ ट्रायल में एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। और फिर जो सोल चेजिंग सेविंग होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है क्योंकि उसको अपनी मर्जी के बिना यहाँ पर समन किया होता है। और वह यही बात अपने यूसुन से भी बोल रही होती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा गंदे लड़के हो, तुमने अपने मास्टर को बिना मेरी परमिशन के ही बुला लिया, ये क्या बात हुई? और हम लोगों को दिखाया जाता है कि उसके सामने होता है चून यूसुंग जो कि उसको ग्रेट कर रहा होता है और उसको बैठने के लिए कुर्सी भी देता है जिसके ऊपर सोल चेजिंग सेविंग भी बैठ जाती है और वो बोलती कि जल्दी से मुझे अब सिचुएशन को एक्सप्लेन करो, यहाँ पर आखिरकार चल क्या रहा है। लेकिन तभी हम लोगों को दिखाया जाता है एक कोक का गिलास जो कि जिन्हुक लेकर आया होता है। वो बोलता है कि इसको पी लीजिए जब तक कि ये ठंडा है और मैं आपको सारी बातें समझा देता हूँ। अब हमें वही फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर ओनर्ड आउल ने उनको मना किया होता है कि तुम दोनों अभी काफी नहीं हो टावर ऑफ ट्रायल को क्लियर करने के लिए। और इस बात से जिनुक जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो बोलता है कि तुम हमें यहाँ पर लेकर आए, हमें इस गार्डियन से लड़ाई करवाई और अब तुम ये बात बोल रहे हो कि हम लोग काबिल नहीं है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? फिर जो ओनर होता है वो बोलता है कैंग जिनहुक, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम से देख रहा हूं और मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुमने 44 टाइम लुबू से फाइट किया और तुम उनमें से एक बार भी नहीं जीते जहां तक मुझे याद हो। जो प्लेयर इस जगह को ही क्लियर नहीं कर सकते तो वो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के बंदों को कैसे हरा सकते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा होता। और तुम्हें तो ये बात पता है, तुम तो यहाँ पर बहुत बार आ चुके हो, तो तुम इसे नहीं हरा सकते। और ये बात सुनने के बाद तो जिन्हों होता है वो हंसने लग जाता है और जो हमारा ओनर डाउल होता है वो बोलता है कि आखिरकार तुम हंस क्यों रहे हो, यहाँ पर आखिरकार हो क्या रहा है, तुम कहना क्या चाहते हो या फिर करना क्या चाहते हो? फिर वो बोलता है कि हमारी लास्ट कन्वर्सेशन से मुझे इतनी बात तो पता चल गई कि तुमने मेरी सारी स्ट्रीम्स को नहीं देखा है, तो मैं तुम्हें शो कर दूंगा। तो चलो एक बैट लगाते हैं कि तुम मुझे 15 दिन दो, 15 दिन की ट्रेनिंग के अंदर मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम्हारा जो डिसीजन है वो बिल्कुल गलत है और मैं टावर और ट्रायल को क्लियर कर सकता हूँ। और ये बात बताने के बाद हम लोगों को पता लगता है कि उस ओनर्ड आउल ने उन सभी के लिए 15 दिनों के लिए एक इमेजिनरी डायमेंशन बना दिया है जहां पर टाइम बिल्कुल रुक जाएगा, वहां पर टाइम बिल्कुल बढ़ेगा ही नहीं, बाहर की दुनिया में कोई भी टाइम नहीं बढ़ेगा और वहां पर 15 दिन बीतते ये सारी जगह एकदम से ही गायब हो जाएगी। तो इसलिए कैंग जिनुक ने वहां पर सेयुंग को बुलाया ताकि वो चुन यूसुंग को ट्रेन कर सके। और ये बात सुनने के बाद जो सेयुंग होती है वो बोलती कि तो ये बात है, यहाँ पर ये चक्कर चल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने भी अपने मास्टर डार्क एम्परर को यहाँ पर इनवाइट किया होगा ताकि वो तुम्हें ट्रेन कर सके। और अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है डार्क एम्परर जिसको महसूस होता है कि शायद से उसकी बात किसी ने की है लेकिन उसको अभी तक यहाँ से समन नहीं आया होता। और उसके सामने बैठा होता है योनोहा का दादा, वो बोलता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, जल्दी से गेम को आगे बढ़ाओ, चलो ठीक है। और डार्क एम्परर बोलता है कि अरे नहीं, मुझे लगा कि किसी ने मुझे याद किया। और जो जिन्हुक होता है वो बोलता कि नहीं, मैंने उन्हें नहीं बुलाया, मैंने किसी और को बुलाया जो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहां पर आसपास नीली रोशनी छाने लग जाती है और वहां पर कोई चिल्लाकर बोलता है कि किसने मुझे मेरी इजाजत के बिना यहाँ पर समन किया है। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहां पर जिनुक ने समन कर लिया होता है हेवनली डीमन बीक इल्हा को, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। और अब हमें दिखाया जाता है ओनर्ड आउल के हाथ में एक सैंड से बनी हुई घड़ी होती है और वो बोलता है कि लो 15 दिन, जब तक ये सैंड उल्टी होकर इसमें नहीं चली जाती तो तुम्हारे 15 दिन चलेंगे और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो तुम सभी लोग वहीं पर वापस चले जाओगे जहां से तुम लोग आए थे, जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। मतलब टाइम, वही बात है कि टाइम फ्रीली मूव करता है।
और ये बात सुनने के बाद जो सेइंग होती है वो बोलती कि अमेजिंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी जगह भी एग्जिस्ट करती है जिसमें टाइम अलग तरीके से फ्लो होता है बाहर की दुनिया के मुकाबले। और फिर सेइंग बोलती है कि वैसे भी मैं बोर हो रही थी, तो चलो यूसुंग, चलो हम ट्रेन करते हैं। और ये बात सुनने के बाद जो यूसुंग होता है वो बोलता है कि ठीक है मास्टर, और फिर वो अपनी शर्ट को निकाल देता है और उसके सामने एक क्वेस्ट आ जाता है कि तुम्हें अपने मास्टर के साथ यहाँ पर 15 दिन तक ट्रेन करना होगा। अगर तुमने सक्सेसफुली कर लिया तो तुम्हें 10 एक्स्ट्रा स्टैट पॉइंट मिलेंगे। और हम लोग देखते हैं कि सोल चेजिंग सेयुंग यूसुंग की बॉडी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है, और इन सब को देखकर बीक इल्हा बोलता है कि सोल चेजिंग सेयुंग की ये आदत अभी भी नहीं छूटी, वो अपने डिसाइपल से उनकी शर्ट निकलवाती ही निकलवाती है। फिर जो बीक इल्हा होता है वो बोलता है जिनुक को कि अगर तुम्हें ट्रेन ही होना था तो तुम डार्क एम्पर से पूछ सकते थे, तुमने मुझे क्यों बुलाया। और जो जिनुक होता है वो बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं बुलाता और वैसे नॉर्मली तुमसे पूछता तो तुम मुझे कभी ट्रेन नहीं करते। और जो बीक इल्हा होता है वो बोलता है कि क्या बस इसी रीजन की वजह से तुमने मुझे यहाँ पर बुला लिया। और जो जिनुक होता है वो बोलता है कि नहीं, बस इतना ही नहीं है, तुम ही इकलौते ऐसे इंसान हो जिसके ऊपर मेरा मास्टर ट्रस्ट करता है और उसकी सुनता है, मतलब उसकी बातें सुनता है। और जिनुक बोलता है और मैं अपने मास्टर की ही सुनता हूँ और उन्हीं के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। और ये बात सुनने के बाद जो बीक इल्हा होता है वो कन्विंस हो जाता है। वो बोलता है ठीक है, फिर अगर यही बात है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें ट्रेन करने की, लेकिन मैं बता देता हूँ कि मेरी जो ट्रेनिंग है, मैं इतनी ज्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ किसी को ट्रेन करने में, तो तुम संभल जाना। और ये सब कुछ होता हुआ ओनर डाउल पीछे से देख रहा होता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें वो 15 दिन दे दिए जो तुमने मुझसे मांगे थे, लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि इन 15 दिनों से कुछ भी बदलेगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं जो रिस्क ले रहा हूं तुम्हारे लिए उसका तो तुम पूरा कर ही दोगे, क्योंकि अब थोड़ी देर की बात और है जबकि वो मुझे ट्रैक डाउन कर ही लेगा। और अब सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ जहां पर हमें दिखाया जाता है वही दी मैन जो कि चलकर जा रहा होता है। और वो बोलता है कि क्या, ये क्या, तो ये जगह है जहां पर तुम छिपे हुए हो ओनर्ड आउल। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो अपने हाथ से एक स्किल को एक्टिवेट करता है जिसका नाम होता है फ्लोर ट्रांसपोर्टेशन, और वो वहां पर पोर्टल खोलने ही वाला होता है जहां पर ओनर्ड आउल होता है। लेकिन तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहां पर आयवान आ जाता है और वो बोलता है कि हे, तुम कहां पर जा रहे हो, तुम अभी से पहले भाग रहे हो क्या। और आयवान को वहां पर देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता और आयवान बोलता कि वाओ, ये जो ओनर आउल गाय है तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। उसने कई दिनों के लिए एक सब इन्वेंटरी स्पेस बना दिया और उसने इतना बड़ा रिस्क ले लिया कि उसको कोई भी ट्रैक डाउन कर लेगा। नॉर्मली वो ये कहना चाहता है कि उसने जो स्पेस बनाया वो उन सभी को दिख रहा है, यानी कि दी मैन को भी दिख रहा है, उससे उसकी लोकेशन जो है वो रिवील हो चुकी है। और ये बात से जो आइवन होता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है। और फिर हम लोग देखते हैं जैसे ही आइवन नीचे की तरफ देखता है तो उसको एक बहुत ही बड़ा बवंडर टाइप का एक ब्लैक होल दिखता है। और जो दी मैन होता है वो बोलता है कि आइवन, तो तुम यहाँ पर आ गए हो, तो तुम पहले मरना चाहते हो तो यही सही। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि आइवन के पीछे एकदम से दी मैन आ जाता है और वो बोलता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें ही पहले मारने वाला हूँ। और आइवन की शक्ल हमें दिखाई जाती है, आइवन को बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही होती है उससे लड़ाई करने में। और वहां पर एकदम से ही बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है उस दी मैन के लास्ट अटैक की वजह से। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि 10वां दिन जो है इमेजिनरी स्पेस में वो बीत जाता है। और जो सोल चेजिंग सेयुंग होती है वो चून यूसुंग को सिखा रहे होते हैं कि अपनी लेफ्ट हैंड से तलवार को कैसे पकड़ना होता है, इससे तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी वगैरह वगैरह। और फिर हम लोग देखते हैं जो सोल चेजिंग सेयुंग होती है वो अपने डिसाइपल को एक तलवार गिफ्ट दे देती है जिसका नाम होता है विलो ब्लोसम, जिसको देखकर चून यूसुंग जो होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक में होता है और खुश भी होता है कि उसे इतनी अच्छी तलवार मिल चुकी है। और ये सब कुछ देखकर जो जिनुक होता है वो अपने मन में ही सोच रहा होता है कि ये चून यूसुंग अच्छी तलवारों को बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है। फिर वो अपनी हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट को एक्टिवेट कर देता है, उसको इंक्रीज करने लग जाता है। और वो अपने मन में ये भी सोच रहा होता है कि वो उसको मतलब वो अपने मन में ये भी सोच रहा होता है कि वो चुन यूसुंग को बहुत ही ज्यादा जल्दी सरपास कर देगा। लेकिन तभी जो बी किल्हा होता है वो उसके सर पर टपली देकर मारता है। वो बोलता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, अगर तुम्हें सीखना है तो तुम्हें अपना पूरा फोकस इस पर करना होगा। फिर हम लोग को दिखाया जाता है जो हमारा ओनर डाउल होता है वो अपना पोर्टल खोल के बाहर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन उसको पीछे से ही जिन्हों रोक लेता है। वो बोलता है कि क्या तुम अभी से पहले जा रहे हो, तुम बिना किसी को बताए यहाँ से जा रहे हो, तुमने इतना बड़ा जो गैम्बलिंग किया है हमारे ऊपर, यानी कि तुमने हमें 15 दिन देकर अपनी लोकेशन को रिवील किया है, उसका रिजल्ट तो यहाँ पर देख कर जाते। और जो ओनर डाउल होता है वो बोलता है कि अरे नहीं यार, मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, मेरे पास बहुत ही ज्यादा काम है करने को। और जो जिन्हों होता है वो बोलता है कि क्या
तुम्हारे पास इतने ज्यादा जरूरी काम है कि तुम उस टाइम पर जा रहे हो कि जब सब लोग सो रहे हैं। और जो ओनर डाउल होता है वो बोलता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर तुम लोगों पर नजर रख लूंगा, मैं सिस्टम के थ्रू देख लूंगा कि तुम लोग क्या करो, तो जाओ तुम लोग फन करो और मुझे भी काम थोड़ा सा है। और ये बोलकर जो ओनर आउल होता है वो अपने मास्क को उतार देता है और जिन्हों के सामने अपनी शक्ल दिखा देता है, हमें नहीं दिखाई जाती बट जिन्हों को दिखा देता है, और वो बोलता है कि तुम्हें उन चैलेंजेस को कंप्लीट करते हुए देखना जिन्हें हमने क्रिएट किया है। मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आता तुम्हें लाइव एक्शन में देखने में, क्योंकि मैं तुम्हारा बहुत ही ज्यादा बड़ा फैन हूँ। लेकिन इस टाइम पर मेरे पास इतना ही टाइम है। ये बोलकर वो अपना मास्क जो उतारा होता है वो जिन्हों की तरफ फेंक देता है। वो बोलता है कि कुछ भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती, फन का भी एक टाइम पर एंडिंग आ ही जाती है। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा देखता हूँ और मैं तुम्हारा बहुत ही ज्यादा बड़ा फैन हूँ और मैंने तुम्हारे लिए ये प्लेस बनाया है, तो उस जगह को तुम्हें क्लियर करना ही होगा अपने इस ओल्ड फैन के लिए। और ये बोलकर वो उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और जिन्हों उस मास्क को ही देख रहा था जो कि ओनर ऑल ने उसको दिया होता है, और वो सोच रहा होता है कि मैं हमेशा से सोचता था कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो आखिरकार किस तरीके के लोग होंगे, लेकिन अब मैं अगर पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे पता लगता है कि वो सभी के सभी लोग बिल्कुल ही नॉर्मल गाइस। अब सीन शिफ्ट हो जाता है म्यूरियम की तरफ, जहां पर हम लोग को दिखाया जाता है कि सेयुंग अब वापस आ चुके होते हैं, क्योंकि 15 दिन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। और आते ही वो एकदम से ही, मतलब वो उसी टाइम पर वापस आई है, तो वो एकदम से ही ज़मीन पर बैठ जाती है। और जो बिग शेल होती है वो बोलती है कि सोल चेजिंग मास्टर आपको क्या हुआ, क्या आपको कुछ दर्द वर्द हो रहा है। लेकिन जो सेइंग होती है वो बोलती कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने अभी अभी कोई ड्रीम देखा है। और बिग शेल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या बोल रही है, ये अभी तो यहीं खड़ी थी, बस बैठी ही तो है, और क्या बदला उसके लिए, क्योंकि टाइम तो यहाँ पर रुक ही गया था। और वो बोलती है मुझे नहीं पता कि आप क्या बोल रही हैं। और जो सेइंग होती है वो बोलती है कि अगर ये कोई ड्रीम नहीं था तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रेनिंग उनके काम ही आएगी। और हम लोगों को दिखाया जाता है जो जिन्हों और यूसुंग होते हैं वो अब शाव पे फोर्ट्रेस के अंदर एंटर करने लग जाते हैं। वो अपने सामने वाला दरवाज़ा खोल देते हैं और वो अंदर आ जाते हैं। और अंदर जाते ही वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे हथियार पड़े होते हैं और वहाँ पर बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई हों, ऐसा माहौल होता है। और उनके सामने खड़ा होता है लूबू, और जैसे ही जिन्हों को उसको देखता है तो वो अपनी स्किल आई ऑफ ग्लटनी को एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो लेजेंडरी हीरो लूबू के स्टेटस बार को देख सके। और हम लोगों को दिखाया जाता है लेजेंडरी हीरो लूबू जो कि उनके सामने खड़ा होता है, और उसका स्टेटस बार भी हमें दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाई जाती है कॉपी कंडीशन, और फिर हमें बताया जाता है कि लूबू इस लिब्रेंथ का ओनर है और लेजेंडरी हीरो भी है, और वो बहुत टाइम से किसी ऐसे का वेट कर रहा है जो कि उसको डिफीट कर पाए। और वो अपने एक सीक्रेट को भी होल्ड किए हुए है, अगर तुम उसे इस लिब्रेंथ से फ्री कर दो तो तुम उसकी एक्सक्लूसिव स्किल को कॉपी कर पाओगे और उससे अलग किसी भी एक स्किल को और कॉपी कर पाओगे। और जो लूबू होता है वो बोलता है कि स्ट्रेंज, तुम्हारा जो ओरा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस हो रहा है पहले के मुकाबले, क्या तुमने अंदर आने से पहले कुछ किया है। और फिर हम लोग देखते हैं जो जिन्हों होता है वो अपनी हेवनली डीमन डिवाइन आइट को स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, और जो सोल चेजिंग सेइंग स्किल को एक्टिवेट कर लेता है हमारा चुन यूसुंग। और वो दोनों अटैक करने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, और वो बोलते हैं कि तुम अपनी आंखों से ही क्यों नहीं देख लेते। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों लूबू की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए, और वो दोनों उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। उनकी लड़ाई जो वो शुरू हो जाती है, और ये सब कुछ छिप कर शैरी भी देख रही होती है, और वो बोलती कि ये लोग फाइनली यहाँ पर आ गए। मुझे पता है कि सर लूबू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये कैंग जिनूक है, इसके मामले में हम कभी भी हमारे गार्ड को डाउन नहीं कर सकते। मुझे पता है कि सर लूबू नहीं हारेंगे, लेकिन फिर भी अगर वो कैसे भी हार गए और इस कमीने ने अगर सन स्प्रिंग वाटर को प्राप्त कर लिया तो जो डिवाइन बीइंग्स है रैग्नारोक के, वो इसकी साइड पर हो जाएंगे और इससे बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा हमें। मुझे ये करते हुए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन मेरे पास अब कोई भी चॉइस नहीं है। फिर शहरी सन स्प्रिंग वाटर के पास चली जाती है और अपने हाथ में मून स्प्रिंग वाटर को निकाल लेती है, और हमें बताया जाता है कि जब मून स्प्रिंग वाटर और सन स्प्रिंग वाटर एक साथ मिल जाते हैं तो वो उन दोनों का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, मतलब वो नॉर्मल वाटर बनकर रह जाता है। और हम लोग देखते हैं जो शहरी होती है वो सन स्प्रिंग वाटर के अंदर मून स्प्रिंग वाटर को मिला देती है, जिसकी वजह से उन दोनों के जो इफेक्ट हैं वो नलीफाइड हो जाते हैं। और फिर हमें बताया जाता है लूबू के बारे में। ऐसा माना जाता है कि वो एक ऐसा लेजेंडरी हीरो है जिसने इंसानी बॉडी की रीच को भी पार कर लिया। फिर हमें बताया जाता है ओनर आल के द्वारा कि भले ही लूबू के पास अथॉरिटी नहीं है, लेकिन वो एक डिवाइन बीइंग है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है कि हम उसे मिड फ्लोर के ऊपर सस्टेन करके भी नहीं रख पा रहे। ये हरक्यूलिस से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, या फिर उसके बराबर है, हो ही सकता है इतना। और जिन्हों उससे 44 टाइम लड़ा है और 43 टाइम तक वो हारा है।
एक बार सिर्फ उसने ड्रॉ किया है और वही फाइट मैं स्पेक्टेट नहीं कर पाया। और अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ओनर राउल बोलता है कि क्या कैंग जिनोक ने लोबू के लिबरेंथ को क्लियर कर दिया, वो भी एक ड्रॉ के साथ। ड्रॉ के साथ किसी लिबरेंथ को कैसे क्लियर किया जा सकता है? और जो आई1 होता है उसके सामने बैठा होता है वो बोलता है कि तुम इतने ज्यादा कंफ्यूज क्यों हो, एक क्लियर तो एक क्लियर ही होता है ना, ये गाइस सबसे ज्यादा बेस्ट है। उसने उस लिबरेंथ को पार करने का तरीका निकाल लिया जो कि मैंने बनाई थी। यहां तक कि मुझे भी पता है कि वो लिबरेंथ कितनी ज्यादा रेडिकुलस है, ये आदमी सच में कुछ है। और अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहां पर हम लोग देखते हैं आई1 के मुंह से थूक गिर रहा होता है, उसकी पिटी हुई हालत होती है और जो दी मैन होता है उसने आई1 को एक हाथ से पकड़कर ऊपर की तरफ उठाया होता है। तभी हमें दिखाया जाता है आसमान में एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से ओनर ऑल निकल कर आता है, जिसको देखकर दी मैन बोलता है कि आज तो मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा दिन है, मेरे जो शिकार हैं वो मुझे ढूंढते हुए मेरे पास ही आ रहे हैं, मुझसे भागने की बजाय। और अब सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ, जहां पर हम लोग देखते हैं जिनहुक को जो कि अपनी स्किल टॉम ग्रेव्स के राइट का आर्म का इस्तेमाल कर रहा होता है और वो लोबू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और लोबू भी इसको नोटिस कर लेता है कि उसकी तरफ एक बहुत ही बड़ा नीले कलर का हाथ आ रहा होता है और उसको देखकर लोबू स्माइल करने लग जाता है और वो अपने हथियार को जमीन में गड़ा देता है। और फिर ये सब कुछ देखकर जो जिनहुक होता है वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि लोबू जो बोलता है उसके वर्ड ये होते कि मैं हमेशा से कंपैरिजन करना चाहता था कि किसके मुक्के में सबसे ज्यादा पावर है, मेरे मुक्के में या फिर इस फेमस स्किल वाले मुक्के में। आज मैं इसको आजमा कर रहूंगा। और फिर हम लोग देखते हैं जो लोबू होता है वो अपना पंच प्रिपेयर करता है और बहुत ही ज्यादा पावर से उस टॉम ग्रेव के राइट आर्म वाले हैंड के ऊपर दे मारता है। और हम लोग देखते हैं कि वो दोनों लोग अपनी फुल पावर से अटैक करने लग जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। लेकिन जो लोबू होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और लोबू उस टॉम ग्रेव की राइट आर्म को फाड़ कर रख देता है, जिसके इंपैक्ट की वजह से जो जिनहुक होता है वो बहुत ही ज्यादा दूर जाकर दीवार के अंदर लगता है। और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जो शहरी दीवार के पीछे खड़ा होकर ये बैटल देख रही थी वो भी दूर जाकर गिरती है और वो अपने मन में सोचती है कि ये तो इतनी ज्यादा ताकत से मारा है लोगों ने जिससे एक मिड लेवल के मैनेजर तो को खत्म किया जा सकता है, ये गाय बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर हम लोग देखते हैं जो लोबू होता है वो अपने हथियार को जमीन से निकाल लेता है और वो बोलता है कि वाह मैंने तो कुछ ज्यादा ही पावर लगा दी यार, और तुम इस तरीके के सोर्सरी को भी जानते हो यार, ये मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है जिनहुक जो कि अपनी स्किल मून हाइडिंग नेल्स को एक्टिवेट करके बच जाता है और वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि अगर मैं एक सेकंड के लिए अपने गार्ड को डाउन कर देता तो मैं यहीं के यहीं निपट जाता, और अगर मैं निपट जाता तो जो उसने मुझे इतनी पावर से मारा है तो मैं ब्लेसिंग ऑफ द स्टार से रिवाइव होकर भी इसका कुछ नहीं उखाड़ पाता। लेकिन अब मैं 3 टाइम ज्यादा स्ट्रोंगर हूं तो मुझे अब ट्राई करना ही होगा, मैं इन सभी स्किल्स को एक साथ इस्तेमाल करने वाला हूं। फिर हम लोग देखते हैं जो जिनहुक होता है वो अपनी स्किल ट्रिपल मैजिक को एक्टिवेट कर देता है और वो इसकी वजह से अब 3 मैजिकल स्किल को एक टाइम पर एक्टिवेट कर पाएगा। और अब हम लोगों को दिखाया जाता है चुन यूसुंग जो कि भागकर कहीं पर जा रहा होता है, तो फ्लैशबैक याद आ रहा होता है जो कि जिनहुक का उसके साथ हुआ होता है और जिनहुक उसको बता रहा होता है कि देखो लोबू को हराने के बहुत ज्यादा रास्ते नहीं है, वहां पर सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे हम लोबू को हरा सकते हैं और फोर्स उनमें से एक नहीं है, फोर्स उसके सामने काम नहीं करेगी। और ये बातें सुनने के बाद जो ये सुन होता है वो बोलता है कि क्या फिर जो हम ये ट्रेनिंग कर रहे हैं वो हम लोबू को हराने के लिए नहीं कर रहे क्या? और जिनहुक बताता है कि देखो इन 15 दिनों की ट्रेनिंग से हम लोबू को नहीं हरा सकते, लोबू बेसिकली एक गॉड है, हम उसे 15 दिन की ट्रेनिंग के अंदर नहीं हरा सकते, हमें उसे एक डिफरेंट वे में हराना होगा। और जिनहुक उसको कुछ एक्सप्लेन करता है और वो बोलता है कि जब मेरी लड़ाई स्टार्ट हो जाए लोबू के साथ तो तुम्हें कैसल के अंदर जाना होगा और कुछ चीज है उसको ढूंढना होगा, यही एक लौता ऐसा रास्ता है जिससे हम उस लिबरेंथ को क्लियर कर सकते हैं। और याद रखना कि अगर तुमने थोड़ी सी भी देर की वहां पर आने में तो मैं मारा जाऊंगा। और हम लोग देखते हैं अब यूसुन को जो कि बहुत ही ज्यादा स्पीड से उस कैसल के अंदर जा रहा होता है उसी चीज को लाने के लिए जो कि जिनहुक ने उसको बोली होती लाने के लिए, और वो बोलता है कि थोड़ी देर और होल्ड ऑन कर लो जिनहुक, मैं अभी वो चीज ले आऊंगा, तुम ऐसे नहीं मर सकते, जब तक मैं तुम्हें हरा नहीं देता जब तक तो तुम मर ही नहीं सकते। फिर हम लोग देखते हैं हमें एक दीवार दिखाई जाती है और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है यूसुन जो कि इस दीवार को चीर कर उस कैसल के अंदर चला जाता है और वो बोलता है कि मुझे वो चीज मिल गई और उसके सामने वही शहंशाह की पेंटिंग होती है। लेकिन तभी एकदम से यूसुन के ऊपर बहुत सारी तलवारों से हमला हो जाता है और यूसुन भी उसको नोटिस कर लेता है और उन सभी अटैक को अपनी तलवार की मदद से वो रोक देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पर बहुत सारी जो पत्थर की मूर्तियां होती हैं वो आ जाती हैं और वो यूसुन को बोलते हैं कि लड़ाई का मैदान छोड़कर भागने वाले की इस जगह पर कोई भी जगह नहीं है,
हम उसकी इंसल्ट नहीं होने दे सकते जिसने एक टाइम पर हमें हराया था। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि लुबू ने इन सभी को हराया होता है और अब उनकी जो मूर्तियां वो जिंदा हो गई हैं युसुंग को रोकने के लिए। और युसुंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो बोलता है कि अगर तुम लोग मेरे रास्ते में आओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र में वापस भेज दूंगा। अब हम लोगों को दिखाया जाता है जिनहुक जो कि अपनी स्किल विंड टेरिटरी को एक्टिवेट कर लेता है और साथ में अपनी हेवनली डीमन एडवांसिंग स्टेप को एक्टिवेट कर लेता है और वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से लुबू के ऊपर अटैक करने लग जाता है। वो इतना ज्यादा तेज होता है कि वो अपने पीछे सिर्फ लेड लाइन ही छोड़ रहा होता है। और लुबू इन सबको देख कर बोलता है कि ओह, तो तुम इस बार मेरे ऊपर स्पीड इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसे मानना तो पड़ेगा कि तुम हवा के जैसे तेज तो हो गए हो, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है अगर तुम मुझे हिट ही ना कर पाए तो। ये बात बोलने के बाद जो लुबू होता है वो अपने हाथ में जो हथियार होता है उसको बहुत ही ज्यादा तेजी से अपने आसपास घुमाने लग जाता है। वो इतना ज्यादा तेजी से घुमाता है कि उसके आसपास में एक बैरियर टाइप का कुछ बन जाता है। फिर वो अपनी स्किल इंस्टिगेशन को एक्टिवेट कर लेता है जिसकी वजह से वो अपने आसपास के बैरियर में मौजूद हर एक अपोनेंट को अपनी तरफ खींचने लग जाता है। और हम लोग देखते हैं कि जिन्हुक भी उसकी तरफ खींचने लग जाता है और इसी का फायदा उठाकर लुबू अपने हथियार का इस्तेमाल करता है और जिन्हुक के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है जो कि जिन्हुक को लग भी जाता है। लेकिन लुबू फिर भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसके इस इतने पावरफुल अटैक को भी जिन्हुक ने कैसे सरवाइव कर लिया। और हमें दिखाया जाता है जिन्हुक जिसने अपनी स्किल इनविंसिबिलिटी को एक्टिवेट कर लिया था जिसकी वजह से वो उसके इस लास्ट अटैक को सरवाइव कर पाया। और ये सब कुछ देखकर लुबू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम इस अटैक को डॉज करोगे लेकिन तुमने इसको हेड ऑन ले लिया। मुझे नहीं पता कि ये तुमने कौन सी स्किल को इस्तेमाल किया, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी था क्योंकि एक मिड फ्लोर मैनेजर मेरे पास आया था तुम्हारे बारे में मुझे वॉर्न करने के लिए। चलो अब बहुत हो गया, हम लोग दोबारा फिर से लड़ेंगे जब तुम्हारा दोस्त वापस आ जाएगा। तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा पोटेंशियल है मेरे अगेंस्ट जीतने की। इतने चैलेंजर्स जितने मेरे साथ लड़ने आए थे उन सभी में से आज तक की सबसे ज्यादा पोटेंशियल तुम्हारे अंदर ही है। तो तुम वापस तब आना जब तुम स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाओगे। और ये सब कुछ सुनने के बाद जो शहरी होती है वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि क्या वो कैंग जिन्हों को जाने दे रहा है, उसे मारेगा नहीं। तो इसीलिए लोबो की लिबरेंस से जिंदा बच के आने वाले लोगों की संख्या इतनी ज्यादा होती थी। ये तो बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है कि कैंग जिनुक यहाँ पर मरेगा नहीं और लोबो उसको मार नहीं वाला। लेकिन रिजल्ट फिर भी इतने ज्यादा बुरे नहीं है। कैंग जिनुक की ऐसी हालत आज तक किसी ने नहीं की। इसका मतलब लोबो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और वैसे भी कुछ भी हो, मैंने सनस्प्रिंग वाटर को तो खराब कर ही दिया जैसा कि नाइलाथेपर ने मुझसे करने को कहा था। और हाँ, तुम्हें तो इस बात का पता भी नहीं होगा कैंग जिनुक, तो तुम सनस्प्रिंग वाटर के लिए बार बार यहाँ पर आओगे और एक टाइम पर लोबो तुम्हें मार ही देगा और मैं एक हाई फ्लोर मैनेजर बन ही जाऊंगी। और जो शहरी होती है फिर वो बोलती कि मुझे अब यहाँ से चला जाना चाहिए। अगर लोबो ने नोटिस कर लिया कि मैंने सनस्प्रिंग वाटर के साथ कुछ किया है तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर हम लोग देखते हैं जिन्हों को जो कि बोलता है कि तुम्हें इस लिबरन को प्रोटेक्ट करना होगा जब तक कि कोई तुमसे ज्यादा पावरफुल यहाँ पर ना आ जाए। उसी के बाद तुम चोशियन से दोबारा रीयूनाइट हो पाओगे। और ये बात सुनने के बाद लोबो पीछे की तरफ देखता है और जो जिनुक होता है वो खड़ा हो रहा होता है और वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर चोशियन से दोबारा मिलने के लिए हो और तुम उस प्रोफेसी का सच होने का वेट कर रहे हो जो कि तुम्हें बताई गई है। ये बात सुनने के बाद जो लोबो होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि अपने अगले वर्डों का चयन थोड़ा सा सोच समझ कर करना क्योंकि मैंने अभी अभी तुम्हारी लाइफ को बख्शा है और स्पेशली तब जब तुम उस इंसान के बारे में बात कर रहे हो जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर जो जिनुक होता है वो बोलता है कि यार मुझे डराओ मत, मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा, मैं बस तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें अगर मौका मिले उससे दोबारा मिलने का तो तुम उसके लिए क्या कर सकते हो। और ये बात सुनने के बाद जो लोबो होता है वो अपने मन में ही बोलने लग जाता है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे 10,000 साल और क्यों ना वेट करना पड़े मैं कर सकता हूँ, चाहे मुझे गॉड के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े उससे मिलने के लिए मैं वो भी कर सकता हूँ। बोलता है कि क्या तुम्हें उसे दोबारा मरते मरते देखना पड़े तो क्या तुम उसको देखना पाओगे। और ये बात लोबो को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती और हमें भी समझ में नहीं आ रही होती। अगले एपिसोड में हमें समझने को मिलेगा। लेकिन अभी तक इसके सिर्फ इतने ही चैप्टर आए हैं तो मैं बस इतना ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ फिलहाल के लिए। जैसे इसके नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
अब सीन शिफ्ट हो जाता है वहाँ पर जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि चुन युसुंग जो है वो उन मूर्तियों के साथ लड़ाई कर रहा होता है और वो लड़ाई करते करते अपने मन में ये बात सोच रहा होता है कि दो ही रीज़न होते हैं जब कैंग जिनुक मुझे पूरी बातें एक्सप्लेन नहीं करता, और वो लड़ाई करने के साथ साथ हमें बता रहा होता है कि वे दो रीज़न कौन से हैं। और वो बताता है कि पहला रीज़न तो ये कि वो कोई झूठ बोलकर मुझसे डुएल से बचने की कोशिश करता है, और या फिर दूसरा रीज़न ये होता है कि उसके पास कोई एक ऐसा हिडन ट्रम्प कार्ड है जो कि पूरी सिचुएशन को बदल कर रख सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे सामने जो इमेज है उससे ज़रूर कोई ना कोई लिंक है इस लिब्रन के मास्टर लूबू को हराने का। और फिर हमें दिखाया जाता है जिनहुक का एक फ्लैशबैक जिसमें जिनहुक स्ट्रीम कर रहा होता है और स्ट्रीम करने के साथ ही वो इस लिब्रन के मास्टर लूबू की मेमोरीज को एक्सेस कर रहा होता है और वो उसकी मेमोरीज को देख रहा होता है, जिसमें हम लोगों को दिखाया जाता है इस लिब्रन का मास्टर लूबू जिसके सामने एक लड़की खड़ी होती है और उसको बोला जाता है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो मास्टर लूबू के सामने। और जो लड़की होती है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताती है कि उसका नाम दायोचन है और वो उसकी गाइडेंस में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब है। उसको देखकर लूबू के एक्सप्रेशन जो हो चेंज हो जाते हैं। अब सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाता है वापस से, जिसमें लूबू जिन्हों को बोलता है कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरे पास्ट के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते हो। वैसे तो मेरा प्लान था कि मैं तुम्हें स्पेयर कर दूंगा ताकि तुम वापस आ सको थोड़े से और स्ट्रोंगर होकर, लेकिन अगर तुम ऐसे ही इंसिस्ट करके मेरे साथ हेड ऑन लड़ते रहे तो मैं तुम्हारी इच्छा को जरूर से पूरा करूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। ये बात सुनने के बाद जो जिन्हों को होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो बोलता है कि अरे यही तो तुम्हें चाहिए था ना, कि तुमसे कोई जिद लगाकर पूरी पावर के साथ लड़े। ये बोलने के साथ ही जो जिन्हों होता है वो अपनी स्किल सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ को एक्टिवेट कर देता है और साथ में अपनी स्किल मंडला को भी एक्टिवेट कर देता है ताकि वो बहुत ही पावरफुल अटैक कर सके लूबू के ऊपर। उसकी इतनी ज़्यादा पावर को देखने के साथ ही जो लूबू होता है वो भी अपनी यूनिक स्किल को एक्टिवेट कर लेता है जिसका नाम होता है रेड हेयर चार्ज। और जैसे वो स्किल को एक्टिवेट करता है तो उसकी एक न्यू ही फॉर्म हमारे सामने देखने को मिलती है हमें, और लूबू इतनी स्पीड से अपने भाले को घुमाता है कि वो जिन्हों को दिखाई भी नहीं दे रहा होता और वो दोनों लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम वापस से पास्ट में आ जाते हैं लूबू के, जिसमें वो बोल रहा होता है कि देखो मैंने इन सभी लोगों को मार दिया, क्या इतना सब देखने के बाद भी तुम मेरी वाइफ बनकर रहना चाहोगी, वो भी इतने टेरिबल इंसान की। और डायचन उसके साइड में ही होती है, वो बोलती है कि मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं डरती, मुझे पता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हो। और फिर जो लूब होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें ये बात का पता है कि तुम्हें मेरा ध्यान रखने के लिए गोद लिया गया था। ये बात सुनने के बाद जो डायचन होती है वो हाँ भर देती है और वो बोलते कि हाँ मुझे पता है कि मुझे आपका ध्यान रखने के लिए गोद लिया गया था। मानती हूँ कि हमारे जो रीजंस हैं वो शायद से अलग हो सकते हैं एक दूसरे से मिलने के, लेकिन आपके साथ जो मैंने टाइम बिताया वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा और रियल था मेरे लिए। क्या आपके लिए वो रियल नहीं था मिस्टर लूबू? और हम लोग देखते हैं ये बात सुनने के बाद जो लूबू के एक्सप्रेशन होते हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं और वो डायचन से वहीं के वहीं प्यार करने लग जाता है। अब हम आ जाते हैं वापस से प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है जिन जो कि अपनी स्किल डे लाइट को एक्टिवेट करके लूबू के ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक कर रहा होता है और वो पावरफुल अटैक लूबू की तरफ बढ़ भी रहा होता है। लेकिन जो लूबू होता है वो अपने भाले का इस्तेमाल करता है और उस डे लाइट स्किल को वहीं के वहीं रिफ्लेक्ट कर देता है जिन्हों की तरफ, जो कि जिन्हों की तरफ वापस बढ़ने लग जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो डे लाइट स्किल है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो आसमान में सारे बादलों को फाड़ते हुए आसमान की तरफ निकल जाती है। और जो लूबू होता है वो एकदम से ऊपर की तरफ देखने लग जाता है और उसको ऊपर की तरफ दिखते हैं बहुत सारे मैजिकल बैरियर्स। और ये बहुत सारे मैजिकल बैरियर देखने के बाद जो हमारा लूबू होता है वो बोलता है कि तुम्हें तो बहुत सारे मैजिक्स का पता है, तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करे हो। लेकिन जो चिन्हुक होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्किल्स का इस्तेमाल करता है उन बैरियर के थ्रू, जिसका नाम होता है इटर्नल रिडम्पशन। और वो बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है लूबू के ऊपर और वो अटैक भी लूबू की तरफ बढ़ने लग जाता है। फिर वापस से हम लोग लूबू के फ्लैशबैक में आ जाते हैं, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया था और उसकी जो वाइफ है उसको मार दिया था। और जो उसका बचा हुआ साथी था लूबू का, वो उसको वहाँ से जाने के लिए बोल रहा था कि हमें यहाँ से निकलना होगा लूबू, जल्दी यहाँ से चलो, तुम्हें ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ मिल जाएगी, हमें यहाँ से निकलना होगा अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो। लेकिन जो लूबू होता है वो अभी भी बहुत ज़्यादा दुख में होता है कि उसकी जो वाइफ थी डायोचेन, जिससे वो प्यार करता था, वो उसकी आंखों के सामने यहीं के यहीं मर रही है उसकी बाहों में और वो उसे बचा नहीं पाया। इस बात का उसे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था।
और उसका जो साथी था वो उसको बार बार बोल रहा होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये दुनिया अभी के अभी तबाह हो जाएगी, जल्दी करो, तुम्हें फाइट करनी ही होगी लुबू, जल्दी। लेकिन जो लुबू होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक में होता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी होता है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जो जिनहुक होता है उसकी मेमोरी को एक्सेस किए हुए उसकी जो मेमोरी है वो इंटरप्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जिनहुक अपने वीआर ग्लासेस को निकाल देता है और वो सोचने लग जाता है कि इसका पास तो बहुत ही ज़्यादा बेकार था यार। और ये सोचने के साथ ही वो थोड़ा सा बैड फील करने लग जाता है, लेकिन एकदम से उसको याद आता है कि उसके साथ भी तो ऐसा हो रखा है। उसने बहुत बार एलिस को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा है और उसने इस सेम फीलिंग को एहसास किया हुआ है। फिर वो अपने मन में सोचने लग जाता है, यार ये मैं क्या बकवास सोच रहा हूँ, मैं एक गेम कैरेक्टर की फीलिंग्स के बारे में सोच रहा हूँ, ये सिर्फ एक गेम कैरेक्टर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर वो अपनी चैट को बोलता है, क्यों चैट, मैंने सही कहा ना, ये गेम कैरेक्टर से कुछ ज़्यादा तो है ही नहीं। और उसकी चैट भी उसके साथ बातें कर रही होती है। अब हम वापस से आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है जिन्हों जिसने अपना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक लुबू के ऊपर कर दिया होता है। लेकिन जो लुबू होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक खाने के बाद भी अपने पैरों पर खड़ा होता है। और ये बात देखकर जो जिनुक होता है वो उसको अप्रिशिएट करता है। वो बोलता है कि इतना पावरफुल अटैक खाने के बाद भी ये अपने पैरों पर खड़ा है। यही एक रीज़न है कि मैं इस टावर ऑफ ट्रायल में सबसे ज़्यादा इस लिब्रेंथ के लीडर लुबू की इज्जत करता हूँ, क्योंकि ये अकेला ही इतना ज़्यादा पावरफुल है जितना इस पूरे टावर ऑफ ट्रायल में कोई भी नहीं है। और फिर एकदम से हम लोग देखते हैं कि चुन वुसुंग वहाँ पर आ जाता है। चुन वुसुंग को वहाँ पर देखकर जो जिनुक होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि चलो टाइम पर आ तो गया। और जो लुबू होता है वो थोड़ा सा शौक हो जाता है। लेकिन जो युसुंग होता है उसके हाथ में होती है डाओ चेन की पेंटिंग और वो बोलता है कि तुम फाइनली यहाँ पर आ ही गए युसुंग। और जो डाओ चेन की पेंटिंग को उसके हाथ में देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डाओ चेन की पेंटिंग को हाथ लगाने की, उसको अभी के अभी नीचे रख दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर हम लोग देखते जो युसुंग होता है अपनी पॉकेट से एक टाइम वॉच टाइप का कुछ डिवाइस निकाल लेता है जिसका नाम होता है एक क्लॉकवर्क डिवाइस स्टोर सीक्वेंस। और वो उसको एक्टिवेट करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है और जिन्होक बोलता है कि ये जो चीज़ है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाली है लुबू को हराने में। और मुझे 15 दिन से ज़्यादा लग गए इसके अंदर बहुत सारी स्पेल एक्टिवेट करने के लिए। और जो यूसिंग होता है वो बोलता है कि अच्छा, तो 15 दिनों से तुम इसके अंदर स्पेल डाल रहे थे। और जिन्हों को होता है कि और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ पर सिर्फ ट्रेनिंग कर रहा था। और यूसुंग बोलता है वैसे ये चीज़ है क्या और वो ये कैसे मदद करने वाली है हमारी उस लिब्रेंथ के मास्टर को हराने के लिए। और जो जिन्हों को होता है वो बोलता है कि तुम्हें सच में मेरे ऊपर विश्वास नहीं है ना, वैसे मैं बता देता हूँ कि इस लिब्रेंथ के मास्टर लुबू को हराने के लिए तुम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हो। और हम लोग देखते हैं, अब हम प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाते हैं जहाँ पर यूसुंग ने उस डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया होता है जिससे उस पेंटिंग में जो स्टोर डेटा होता है उसको वो थोड़ा सा एक्टिवेट टाइप का कुछ हो जाता है। और जैसे ही वो एक्टिवेट होता है तो एकदम से जो लुबू होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है कि तुम उसकी पेंटिंग के साथ आखिरकार कर क्या रहे हो। लेकिन जो जिन्हों होता है वो उसके पीछे से बोलता है कि लुबू ध्यान से देखो, जो तुम्हारे सामने प्रोफेसी हुई थी कि कोई आएगा तुमसे भी ताकतवर जो तुम्हें सरपास कर देगा और डायोचेन से मिलने में तुम्हारी मदद करेगा, वो टाइम फाइनली यहाँ पर आ चुका है। और फिर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी धूल हटने के बाद हमें एक लड़की टाइप का फिगर दिखाया जाता है और फिर हमें उसके होठ दिखाए जाते हैं, फिर हमें उसकी आंखें दिखाई जाती है और जिसको देखकर जो लोग होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। लेकिन फाइनली हमें दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि यूसिंग ही होता है जिसने उस पेंटिंग में मौजूद डायोचेन की ड्रेस को पहन लिया होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकंस्ट्रक्टेड डायोचेन। और भाई ये देखने के बाद मेरा दिमाग जो एकदम से ख़राब हो गया, बेचारा स्टोकर, इसके साथ क्या क्या करना पड़ रहा है यार। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो लुबू होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसकी जो डायचन है वो मार दी गई होती है और वो अब बहुत ज़्यादा गुस्से में उन सभी लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है। वो एक एक करके उन सभी लोगों को ख़त्म कर देता है जिसने उसके घर पर हमला किया होता है और डायोचन को मारा होता है। फिर हमें बताया जाता है कि उसको आइवन ने कहा था कि तुम्हें यहाँ पर इस लिबरंथ के अंदर वेट करना है उस इंसान का जो आकर तुम्हें सरपास कर देगा और वही तुम्हें तुम्हारे डायोचेन से दोबारा मिलने का मौका प्रोवाइड करवाएगा। ये बात सोचकर जो हमारा लुबु है वो आज तक लड़ाई कर रहा होता है। वो बताता हमें कि वे जो वर्ड्स हैं वही इनफ है मेरे वेट को कंटिन्यू करने के लिए, चाहे सदियाँ ही क्यों ना बीत जाए। इसलिए मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ कि कोई ना कोई तो ज़रूर आएगा जो मुझे सरपास कर देगा और मुझे अपने डायोचेन से दोबारा मिलने का मौका प्रोवाइड करवाएगा। और ये सोचकर वो आगे की तरफ बढ़ ही रहा होता है। फिर वो हमें बताता है कि अब तो टाइम इतना ज़्यादा बीत गया है कि अब तो उसे डायोचेन के
कपड़े तक याद नहीं है कि वो आखिरकार किस तरीके के कपड़े पहनती थी। उसकी याददाश्त अब धीरे-धीरे धुंधली होती जा रही है, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यूअसली वेट कर ही रहा होता है। लेकिन फिर टाइम प्रेज़ेंट में आ जाता है, फिर हमें दिखाया जाता है लुबु जिसके सामने हमारा युसुंग खड़ा होता है, उन्हीं कपड़ों को पहने हुए और वो बेचारा उसकी तरफ ऐसे ही देख रहा होता है। उसको डर भी लग रहा होता है कि कहीं लुबु उसको मारने ना लग जाए, लेकिन तभी हमें दिखाई जाती है शेरी जो कि ये सब कुछ होता हुआ देख रही होती है और वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि इन इडियट लोगों ने उन रिजेंटफुल स्पीड से फाइट की, उस पेंटिंग को ऑब्टेन किया सिर्फ इस ड्रेस को पहनने के लिए। क्या मैंने इन सभी लोगों को ओवर एस्टिमेट कर दिया था? लेकिन फिर हम लोग देखते हैं जो लुबु होता है वो आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है यूसुंग की तरफ, लेकिन जो यूसुंग होता है वो फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। लेकिन तभी हमें पता लगता है कि जो यूसुंग होता है वो अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा होता है, क्योंकि जो जिन्होक होता है उसने उसके ऊपर 4 स्टार का कॉन्फाइनेंट बैरियर को एक्टिवेट कर दिया होता है और हमें दिखाई जाती है जिन्हों की शक्ल जो कि बहुत ही ज़्यादा एवलिश होती है और जो यूसुंग होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये कमीना फिर से मुझे फंसा रहा है। और फिर हम लोग देखते जो लूबू होता है वो यूसुंग के हाथ को पकड़ लेता है और यूसुंग को समझ में नहीं आ रहा होता कि आगे आखिरकार क्या होगा, लेकिन जो लूबू होता है वो उसके हाथ को पकड़कर किस कर लेता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि जिस इंसान ने ये कपड़े पहने हैं वो डेफिनेटली कोई और है, वो डायोचेन तो नहीं है, लेकिन उसने जो कपड़े पहने वो ज़रूर से मुझे याद है कि ये मेरी डायोचेन ही पहनती थी। फिर हम लोगों को दिखाया जाता कि उसकी जो धुंधली मेमोरी थी अब वो धीरे-धीरे करके साफ़ होने लग जाती है और फिर हमारे सामने एक नोटिफ़िकेशन आती है कि जो लूबू की मेमोरी थी अब वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। फिर जो हमारा जिन्होक है वो एक बैरियर को एक्टिवेट कर देता है और वो एक 3 स्टार के स्पेल मास्टिसिस बैरियर को एक्टिवेट कर देता है यूसुंग और लूबू के नीचे की तरफ। फिर वो हमें बताता है कि ये वही बैरियर है जो एलिस ने यूज़ किया था फॉर्मर एम्परर रेनहार्ड को समन करने के लिए। लेकिन ये स्पेल जब तक काम नहीं करेगी तब तक यूज़र जिसके ऊपर यूज़ कर रहा है उसकी क्लियर मेमोरी नहीं हो उस इंसान की जिसको वो समन करना चाहता है। मैंने सिंपली उसको ये कपड़े इसलिए पहनाकर लूबू के सामने पेश किया था ताकि जो लूबू की मेमोरी है डायोचन के बारे में वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर, ताकि मैं उसकी जो आत्मा है उसको यहाँ पर समन कर सकूँ। फिर हम लोग देखते हैं एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ रोशनी वहाँ पर जो है आ जाती है और सभी लोग ऊपर की तरफ देखने लग जाते हैं और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं वो चीज़ देखकर जो वहाँ पर आ जाती है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है लूबू जो कि ऊपर की तरफ देख रहा होता है और वो भी बहुत ज़्यादा शॉक हो रहा होता है, क्योंकि उसके सामने उसकी जो महबूबा है या फिर कहें कि उसकी जो लेडी है या फिर कहें कि उसकी गर्लफ्रेंड वाइफ जो भी आप लोग कहना चाहो, वो उसके सामने धीरे-धीरे कर कर आ रही होती है और हमें उनके फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है जिसमें वो एक साथ होते हैं और वो खेल रहे होते हैं और साथ में ही हमें उसका आने का टाइम भी दिखाया जाता है। मतलब दोनों चीज़ें एक साथ दिखाई जा रही होती हैं और फाइनली हम लोग देखते हैं कि उसके सामने डायोचन आ जाती है जिसको देखकर जो लूबू होता है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और जैसे ही डायोचन बोलती है कि मास्टर लूबू आपसे मिले तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। इतनी बात सुनते ही जो लूबू होता है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी से डायोचन को गले लगा लेता है और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और जो डायोचन होती है वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो बोलती है कि हाँ, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। और ये सब कुछ होता हुआ हमारा जिन्होक देख रहा होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि जिन्होक को भी अपने फ्लैशबैक में याद आ रही होती है एलिस, जो कि उसको बोल रही होती है कि मैं तुम्हारा हमेशा यहीं पर वेट करूँगी ताकि तुम वापस से आकर मुझसे यहीं मिल सको। तो कभी भी गिव अप मत करना और यहीं पर आना वापिस। यहाँ तक कि अगर तुम मुझे याद ना हो तो भी तुम्हें यहीं पर आना है। और ये बात सोचकर जो जिन्होंने होता है वो स्माइल कर रहा होता है। फिर हम लोग देखते हैं एकदम से जो स्पेशल कंडीशन है वो फुलफिल हो जाती है और लूबो के शरीर के अंदर जो सनस्प्रिंग वाटर होता है बहुत साल से वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है और ये बात लूबो को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती। फिर जिन्हों उसको एक्सप्लेन करता है कि उसने अभी अभी एक स्पेशल कंडीशन को पूरा किया है जिसकी वजह से जो हज़ारों सालों से तुम्हारे शरीर के अंदर सनस्प्रिंग वाटर है वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है। फिर हम लोग देखते हैं तो जिन्होंने होता है वो बोलता है कि मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम दोनों लोग हमेशा एक साथ इकट्ठे रह सकते हो। तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करना चाहोगे? और फिर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों लोग एग्री हो जाते हैं जिन्हों के ऊपर भरोसा करने के लिए। फिर जो जिन्हों होता है वो अपनी तलवार निकालता है, अपनी स्किल हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट को एक्टिवेट करता है और एकदम से लूबू को 2 हिस्सों में काट देता है अपनी फॉलिंग फ्लोवर स्किल का इस्तेमाल करके। और जो लूबू होता है वो उस अटैक को डॉज नहीं करता क्योंकि उसको जिन्हों के ऊपर भरोसा होता है। फिर हम लोग देखते हैं जो लूबू का शरीर है और उसकी जो लवर है उसका शरीर है वो एकदम से फूलों के अंदर बदल जाता है और एकदम से गायब होने लग जाता है हवा में ही। और फिर हम लोग देखते हैं जो सनस्प्रिंग वाटर रिएक्ट कर रहा था लूबू के शरीर में वो एक बोतल के रूप में नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाता है
और ये एक हाई कॉन्सन्ट्रेटेड सन स्प्रिंग वाटर होता है जो कि एक लेजेंडरी आइटम है और वो उसको पा लेता है। फिर हम लोग देखते हैं जिन्हों की जो कॉपी कंडीशन है वो भी फुलफिल हो जाती है और वो लूबू की डिवाइन एक्सक्लूसिव स्किल राइडिंग दी रेड हेयर को भी कॉपी करने में कामयाब हो जाता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है यूसुंग जो कि बोल रहा होता है कैंग जिनुक से कि मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा है कि तुमने मुझसे फिर से बुद्धू बना दिया, लेकिन साथ ही मैं सरप्राइज भी हूँ कि तुमने ये तरीका निकाल लिया इस लिबरन को क्लियर करने का। और हम लोग देखते हैं जो यूसुंग होता है वो अब ड्रेस को उतारने लग जाता है और वो बोलता है कि आखिरकार तुमने कितने ऊपर तक टावर को चढ़ा यार, तुम मुझे बताना चाहोगे? और जिनुक होता है वो बोलता है कि अरे नहीं नहीं, मैंने तुमने जितना चढ़ा है, तुमने जितना चढ़ा है मैंने उतना ही चढ़ा है। और वैसे अगर मैं सच बोलूँ तो तुम्हारी मदद से मैंने इस लिबरन को बहुत ही ज़्यादा आसानी से क्लियर कर लिया। फिर वो उसको बताता है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो मुझे लूबू से 15 दिनों तक हाइड एंड सीक खेलनी होती और साथ में ही मुझे रिजेंटफुल स्पिरिट से भी लड़ाई करनी होती। और ये बात सुनने के बाद जो यूसुंग होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर जो यूसुंग होता है वो बोलता है कि तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि तुमने मुझे ये सब कुछ करने पर इसलिए मजबूर किया क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा लेज़ी थे और तुम बहुत ज़्यादा काम नहीं करना चाहते थे इसलिए। और ये बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जिनुक के पीछे तलवार लेकर उसको मारने के लिए उसका पीछा करने लग जाता है। और जो जिनुक होता है वो बोलता है और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ पर क्यों लेकर आया था? और फिर हमें दिखाई जाती है शेरी जो कि दीवार के पीछे अभी भी खड़ी होती है और वो बोल रही होती है कि नो वे, ना कि सिर्फ इन्होंने उस लिबरंथ के ओनर को हरा दिया बल्कि उन्हें एक हाई कॉन्सेंट्रेटेड सन स्प्रिंग वाटर की बोतल भी मिल गई। अगर मैंने उन लोगों को अभी यहाँ के यहाँ नहीं रोका तो जो नाइलेथफर है वो मुझे आसानी से जाने नहीं देगा। फिर हम लोग देखते हैं एकदम से शेरी उनके सामने आ जाती है और वो बोलती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर, तुम लोगों ने इस लिबरंथ को क्लियर कर दिया जो आज से पहले किसी ने नहीं किया था। फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, वो बताती है कि मेरा नाम है शेरी और मैं इंटरमीडिएट लेवल की एडमिनिस्ट्रेटर हूँ टावर ऑफ ट्रायल की। जो यूसुंग होता है वो सोच रहा होता है कि एक इंटरमीडिएट लेवल की एडमिनिस्ट्रेटर आखिरकार यहाँ कर क्या रही है। और जो शहरी होती है वो उन्हें बताती है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गई हूँ क्योंकि इस लिबरम को आज से पहले किसी ने क्लियर नहीं किया था और तुम दोनों ने मिलकर इस लिबरम को क्लियर कर दिया। और वो अपने मन में ये सोच रही होती कि तो ये कितनी ज़्यादा क्लियरली बात कर रहा है एक इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, इसके मन में बिल्कुल भी कोई हिचक नहीं है। फिर वो एकदम से जिन्हों के हाथ में जो सन स्प्रिंग वाटर की बोतल है उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलती कि मुझे लगता है कि तुम्हें जो रिवॉर्ड मिला है वो एक सिस्टम की ग्लिच की वजह से मिला है। ये रिवॉर्ड इस टाइम पर तुम्हें नहीं मिलना चाहिए था, तो तुम ये मुझे दे दो और मैं तुम्हें इसके बदले में एक बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड दे दूंगी। ये क्लियरली एक सिस्टम का एरर है, तो क्या तुम लोग इसको एक्सचेंज करना चाहोगे और मैं तुम्हें एडिशनली रिवॉर्ड भी दूंगी। और वो ये सारी बातें बोल ही रही होती है आंखें बंद करके, लेकिन तभी उसके ऊपर अटैक हो जाता है चून यूसुंग के द्वारा। और जो शहरी होती है वो अपनी तरफ आते हुए अटैक को देख लेती है, अपना हथियार निकालती है और उसकी इस अटैक को डोज कर लेती है। और वो बोलती है कि आखिरकार तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ, मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तुम मेरे ऊपर अटैक आखिरकार कैसे कर सकते हो। लेकिन जो जिन्होक होता है वो अपना 6 स्टार का एंशिएंट बैरियर पैरालाइज को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से शहरी वहीं के वहीं पैरालाइज होकर जमीन पर गिर जाती है। और जो जिनुक होता है वो बोलता है कि लोगों ने मुझे पहले ही तुम्हारे बारे में बता दिया था और मुझे लग भी रहा था कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पर पहले जो श्राइन स्प्रिंग वाटर होना चाहिए था अब वो मुझे महसूस नहीं हो रहा। तो तुमने ज़रूर से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया होगा ताकि मुझे कभी भी सन स्प्रिंग वाटर ना मिल सके। लेकिन ज़रूरी बात ये है कि तुमने आखिरकार किसके कहने पर ये किया है। फिर हम लोग देखते हैं जो जिनुक होता है वो उसके पास आ जाता है और वो बोलता है कि देखते हैं कि तुम कितना ज़्यादा एंड्योर कर पाओगी इंटरमीडिएट लेवल की एडमिनिस्ट्रेटर। और वो उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा एवली स्माइल से देखने लग जाता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ और हमें दिखाया जाता है जो जिनुक होता है वो अपने हाथ में सन स्प्रिंग वाटर की बोतल को लेकर पोर्टल से बाहर निकलता है और वो बोलता है कि क्या तुम लोग रेडी हो थोर एंड लोकी। और हम लोग देखते हैं कि उसके सामने थोर एंड लोकी होते हैं जो उससे सन स्प्रिंग वाटर लेकर उसको एक बोट के अंदर रख देते हैं जिसमें फ्रैगमेंट होते हैं ये ग्रेसिल के। फिर वो उस बोट को पानी के अंदर छोड़ देते हैं। फिर जो हमारा लोकी होता है वो धनुष बाण को अपने हाथ में ले लेता है, फिर एक तीर को उस सन स्प्रिंग वाटर के ऊपर दे मारता है जिसकी वजह से जो सन स्प्रिंग वाटर होता है वो रिएक्ट करने लग जाता है ये ग्रेसिल की तरफ, जिसको देखकर
जो थोर लोग के होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी आँखों के सामने दी वर्ल्ड ट्री यग्ग्रासिल जो वो रीजनरेट होने लग जाता है। और ये सब कुछ हमारा जिनुक भी देख रहा होता है और वो बोल देता है कि मैंने अपना प्रॉमिस एक बार फिर से निभाया। और जैसे ही वर्ल्ड ट्री यग्ग्रासिल बन रहा होता है, फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा लूबू होता है और जो उसकी लवर डायोचिन होती हैं, वो भी अब आफ्टर लाइफ में एक साथ रह पा रहे होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि जिनुक के साइड में कोई आ जाता है और वो बोलता है कि वैसे देखा जाए तो तुमने हमारे होमलैंड को रिवाइव करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है। तो ओडिन के बिहाफ़ पर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि ओडिन अभी अवेलेबल नहीं है। मैं फ्रीया जो कि उनकी पत्नी हूँ, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वैसे तो हमें और भी बहुत कुछ करना है हमारी फ़ॉर्मर ग्लोरी को वापस पाने के लिए, लेकिन अभी के लिए हमें थोड़ा बहुत खुश होना होगा क्योंकि हमारा वर्ल्ड ट्री ग्रासिल जो है वो रीजनरेट हो गया है। और ये बात सुनकर जो जिनुक होता है वो बोलता है कि तुम्हारा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा माइंडसेट है। फिर हम लोग देखते हैं कि जिन्हों को पीछे से आवाज़ देते हैं वो लोग और वो बोलते हैं कि जो सभी के सभी डिवाइन बीइंग हैं रैग्नारोक के, वो तुम्हारे कर्ज़दार हैं और हम इस कर्ज़ को कभी भी नहीं भूलेंगे। जैसे तुमने हम लोगों के लिए अपना खून बहाया है, वैसे ही आगे चल के रैग्नारोक के सभी बीइंग तुम्हारे लिए अपना खून बहाएँगे। हम लोग वैल्हला की कसम खाकर कहते हैं कि हम तुम्हारी हमेशा मदद करेंगे। और हम लोग देखते हैं ये सब कुछ देखकर जो जिनुक होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि जो फैक्शन होता है रैग्नारोक उसने अब अलायंस बना लिया होता है वेट्रन कंपनी के साथ। फिर जो जिनुक होता है वो बोलता है कि यार इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर क्यों बोल रहे हो? हम लोग सिंपल भी तो रख सकते हैं इस बात को। फिर जो जिनुक होता है वो बोलता है कि चलो साथ में मिलकर काम करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि ये सब कुछ होता हुआ कोई देख रहा होता है अपनी स्क्रीन में और वो बोलता है कि देखा, देखा मैंने तुमसे कहा था ना, ये लड़का अमेज़िंग है। मैंने कहा था कि ये कर लेगा, ये कंप्लीट कर लेगा। फिर हम लोग देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि हमारा आइवान ही होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा घिसी-पिटी हालत में होता है, जिसको उठाए होता है हमारा ओनर्ड आउल। और वो बोलता है कि हाँ, हाँ, मैं समझ गया, तुम सही कह रहे थे, अब बात करना बंद करो, हम बेयरली ज़िंदा बचकर निकले हैं दी मैन के चंगुल से। और जो आइवन होता है वो अभी भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो बोलता है कि तुम मेरा कभी विश्वास नहीं करते थे, मैंने तुमसे कहा था, क्या तुम्हें अब विश्वास हो गया? ओए, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? लेकिन जो ओनर्ड आउल होता है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है अपने मन के अंदर। फिर हमें दिखाया जाता है जिनुक जो कि अपने मन में सोच रहा होता है, जो डिवाइन बीइंग है रैग्नारोक के, उनके साथ अब उसने दोस्ती कर ली है। जो अपर फैक्शन है, मतलब जो ऊपर के फ्लोर में सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी फैक्शन है, वो अब मेरे साथ आ गया है। मैंने उनके साथ अलायंस बना ली है। अब मुझे टावर ऑफ ट्रायल को कॉन्कर करने में मेरे ख़्याल से तो कोई भी मुश्किल नहीं होने वाली है और ये टाइम से बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रहा है और मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिली हैं। फिर हम लोग देखते हैं, जिनुक अपने हाथ में उस हथियार को देख रहा होता है, जो कि शैरी का होता है। उसने प्रोबेबली शैरी से छीन लिया होगा और फिर वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि अब बस मुझे एक ही काम करना है। मुझे उस दी मैन के बारे में पता लगाना है कि आखिरकार वो आदमी है कौन, जो एडमिनिस्ट्रेटर तक को मारने के लिए उनके पीछे पड़ा हुआ है, जिसको मेंशन किया था हमारे ओनर्ड आउल ने। मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी ही होगी। अब सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ जहाँ पर हमें दिखाया जाता है नाइल लेथेफोर, जिसके सामने शैरी आ चुकी होती है और नाइल लेथेफोर बोलता है कि क्या कहा तुमने? कैंग जिनुक ने तुमसे तुम्हारा हथियार छीन लिया, क्रिम्सन लोटस, और यहाँ तक कि उसने सनस्प्रिंग वॉटर को भी प्राप्त कर लिया। और जो शैरी होती है वो बोलती है कि आई एम सॉरी, लेकिन उस इंसान को मेरे से भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है टावर ऑफ ट्रायल के बारे में। एक एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते भी मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन का नहीं पता जितनी उस इंसान को पता है। और अगर मैं वापस से सोचती हूँ तो मुझे उसके चेहरे पर ऐसी स्माइल देखने को मिलती है जैसे कि उसने ये सारी चीज़ें सैकड़ों टाइम देख चुकी है। मतलब उसे पता है कि क्या होने वाला है और वो इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस कर चुका है। और साथ में ही वो बहुत ही बड़ा साइकोपैथ भी है, उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है लोगों को टॉर्चर करने में। लेकिन फिर भी मैं एक इंटरमीडिएट लेवल की एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, इसलिए मैं उसके चंगुल से बचकर भागने में कामयाब हो गई और सीधा आपके पास आ गई ताकि मैं आपको रिपोर्ट कर सकूँ। ये बात सुनने के बाद जो नाइलाथफर होता है, वो अपने माथे पर हाथ मारता है और बोलता है कि क्या यार, क्या चंगुल है ये? क्या दिक्कत है इसको यार? इनको इतनी सी बात समझ में नहीं आती। और जो शहरी होती है उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि ये ऐसा रिएक्शन आखिरकार क्यों दे रहे हैं नाइलाथफर। और वो बोलता है कि शहरी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कैंजिनो के चंगुल से निकल सकती हो? और ये बात सुनने के बाद जो शायरी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रही होती है। लेकिन जो नाइलेथफर होता है वो बोलता है कि उसने लूबू को हराया है, जो कि राइवल करता था डिवाइन बीइंग्स का।
उसने उन सभी गोट्स को वाइप आउट कर दिया जो कि हमारी एंशिएंट मदर ने भेजी थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उस आदमी के चंगुल से अपनी पावर का इस्तेमाल करके बचकर भाग सकती हो? फिर हम लोग देखते हैं जो नाइलाथफर होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से शहरी के साइड से गुजरता है और शहरी की गर्दन पर मौजूद उस स्पाइडर को निकाल लेता है जो कि कैंग जिनुक ने उसके ऊपर लगाई होती है उसको ट्रैक करने के लिए। और वो बताता है कि उस आदमी ने तुम्हें पर्पस पर जाने दिया था, ना कि तुम भागकर आई हो। वो चाहता था ये देखना कि तुम आखिरकार किसके पास भागकर जाओगी, और ये सब कुछ होने के बाद भी तुम सीधा मेरे पास भागकर आ गई। अब उसे पता होगा कि तुम्हें किसने भेजा है। और फिर हम लोग देखते हैं वो शहरी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और शहरी को जान से मार देता है। और शहरी बोलती है मरते मरते भी, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे नहीं पता था कि मेरे ऊपर उसने ये सारी चीज़ें लगाई हैं। लेकिन नाइलात पर उसकी एक नहीं सुनता और फाइनली उसको मार देता है। फिर वो अपने मन में बोलता है कि तो एट द एंड ऐसा कोई नहीं है जो हास्टिंग की टक्कर ले इसके मेरा काम करने के लिए। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है जिनों के खजाने के बारे में, और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो रखी होती हैं। अब वहाँ पर लूबू का हथियार भी रखा होता है, स्काई पियर्सिंग, और वहाँ पर एलिस उसके साथ खड़ी होती है और वो बोलती है तुम्हारे पास तो बहुत सारा कलेक्शन हो गया, तो अब तुम इन सामान का क्या करने की सोच रहे हो? और जो जिनको होता है वो बोलता है कि जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसको यूज़ कर लूँगा, जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको सेल कर दूँगा, जिसकी आगे ज़रूरत पड़ने वाली है उसको आगे यूज़ कर लूँगा, और फिर भी अगर कुछ बच गया तो मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास आउट कर दूँगा ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट जनरेशन का नाम सुनते ही जो एलिस होती है वो थोड़ा-सा शर्माने लग जाती है, वो बोलती है अपने सक्सेसर को ये सारी चीज़ें पास ऑन करना बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि अब आगे तुम क्या करने वाले हो कॉन्ट्रैक्टर? और फिर जो जिन्हों होता है वो बोलता है उसको कि देखो, मेरे जो 2 ग्रेट फैक्शन हैं मिडल फ्लोर के एम्पायर एंड म्यूरिम, वो मेरे साथ ऑलरेडी कोऑपरेट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 21 से 29वें फ्लोर तक क्लियर करने में मुझे कोई भी परेशानी होने वाली है। और जो एलिस होती है वो बोलती है कि और इसका क्या मतलब हुआ? और जिन्हों को होता है इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारे पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है वो चीज़ें करने का जो हम कभी भी नहीं कर पा रहे थे। ये बात सुनने के बाद जो एलिस होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो बोलते कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि मैं कितनी ज़्यादा टाइम से इस दिन का वेट कर रही थी। और जो जिन्हों को होता है वो बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हो। लेकिन अगले सीन में हम लोग देखते हैं जो एलिस का मुँह होता है वो बिल्कुल उतरा होता है, क्योंकि जो जिन्हों को होता है वो उसको ओरुन के पास ले आता है और वो बोलता है ओरुन को कि मेरे पास एक हथियार है उसको तुम्हें एनहेंस करना है। लेकिन जो ओरुन होता है वो एलिस की तरफ देख रहा होता है और एलिस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और नाराज़ मूड में लग रही होती है, और वो बोलता है कि लेडी एलिस को क्या हुआ है? वो थोड़ा-सा गुस्से में लग रही है मुझे, क्या वो ठीक है? लेकिन फिर जो जिनुक होता है वो ओरुन को वही हथियार दिखाता है जो उसने शैरी से छीना होता है, और उसको देखकर जो ओरुन होता है वो बोलता है कि क्या बात है? तुम्हें आखिरकार ऐसी चीज़ें मिल कहाँ रही है? ये तो रेड ड्रैगन के तूत से बना हुआ है। तुम्हें आखिरकार ये चीज़ें कैसे मिल जाती हैं यार? और जो जिनुक होता है वो बोलता है कि शायद से मेरी किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसलिए या फिर ये सारी चीज़ें मेरे तक चल कर आती हैं। फिर जो जिनुक होता है वो उसके मूड को एकदम से ख़राब कर देता है। वो बोलता है कि तुम्हें इसे 10 पॉइंट तक एनहांस करना होगा, और अगर तुमने इसको तोड़ दिया तो तुम्हें प्रिपेयर भी रहना होगा उसकी सज़ा के लिए। और जो ओरुन होता है वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि 10 स्टैट तक इंक्रीज़ करना कोई ईज़ी टास्क है? फिर जो ओरन होता है वो बोलता है कि प्लेयर कैंग जिनुक, तुम्हें अपनी प्रेशियस चीज़ों को थोड़ा-सा अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। और जो जिनुक होता है वो बोलता है कि कोई मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे ऐसी चीज़ें दोबारा मिल जाएँगी। और जो ओरुन होता है वो बोलता है कि मैं इस डैगर के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं लेडी एलिस के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर हमें एलिस दिखाई जाती है जिसका जो मूड है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है, और ये बात जिनुक भी नोटिस कर रहा होता है। फिर वो ओरुन को बोलता है कि हे ओरुन, तुम्हें पता है कई बार हमें कुछ चीज़ों को थोड़ा और लंबा वेट करवाना पड़ता है। और ये बात और उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती। फिर हमें एलिस दिखाई जाती है, उसका मुँह फिर से उतर रहा होता है, क्योंकि जो जिनुक होता है अब वो उसे क्लाकल के पास ले आया होता है, उसके रेगुलर मैजिक क्रिस्टल के बारे में पूछने के लिए। और अब जो एलिस का गुस्सा वो बढ़ता जा रहा होता है। फिर वो एकदम से उसको मतलब एंड्रिया के पास ले आता है 5th फ्लोर के ऊपर, उससे बात करने के लिए कि तुम्हारा डिवाइन आर्टिफैक्ट कैसा काम कर रहा है वगैरह-वगैरह। फिर वो सोचने लग जाता है कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए? शायद से हमें जायंट के बेस पर जाना चाहिए। लेकिन जो एलिस होती है अब वो गुस्से से फूट जाती है, वो बोलती है कि कॉन्ट्रैक्टर। और फिर जो जिनुक होता है वो बोलता है कि एलिस क्या हुआ तुम्हें? और जो एलिस होती है वो बोलती है कि हमें बात करने की ज़रूरत है।